हेलो स्टैंडर्ड 6। मैं आपको पार्ट 6 रिया की डायरी पढ़ा रही थी। वो डायरी थी 3 जुलाई की। आज हम रिया के 7 जुलाई की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। रिया लिखती है, आज नीलू से मेरी मुलाकात फिर हुई। रिया ने लिखा कि 7 जुलाई की डायरी है, उसमें रिया ने लिखा कि आज फिर से उसकी नीलू से मुलाकात हुई। सुबह सुबह ही वो अपनी माँ के साथ आई हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा उसकी तरफ देखने को मन ही नहीं किया। रिया ने लिखा कि सुबह सुबह अपने माँ के साथ आई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा उसकी तरफ देखने का बिल्कुल मन नहीं किया। मैं चुपचाप स्कूल के लिए तैयार होने लगी, तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, दीदी क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? मैं चुपचाप अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, फिर पीछे से नीलू की आवाज सुनाई दी। उसने मुझसे कहा, दीदी क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो रही हो? मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन नहीं था। रिया कहती है कि उसकी बात का उत्तर देने का भी मेरा मन बिल्कुल नहीं था, पर फिर मैंने सिर हिलाकर हाँ भी भर दी। सिर हिलाकर हाँ में मैंने उत्तर दिया, हाँ भी भरा कि हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ। वह चुपचाप जाकर रसोई के कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतजार कर ही रही थी कि तभी पापा मम्मी से बोले, अरे मेरा लंच देना, मुझे देर हो रही है। पापा मुझे विद्यालय छोड़ते थे, पापा के साथ जाने के लिए मैं उनका इंतजार कर ही रही थी। तभी पापा ने मम्मी से कहा कि मुझे मेरा लंच दे दो, मेरा लंच दे दो, मुझे देर हो रही है। मम्मी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। मम्मी पापा का लंच पैक करने में, लंच देने में व्यस्त हो गई। ठीक है, मैं भी स्कूल जाने को तैयार थी। हर रोज मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। उस दिन की डायरी में लिखा कि इस तरह किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं, नीलू की तरफ। मम्मी भी पापा का लंच देने में व्यस्त हो गई। मैं भी विद्यालय के लिए तैयार हो रही थी। मैं और नितेश अर्थात रिया और नितेश उसका भाई प्रतिदिन पापा के साथ ही विद्यालय जाते थे। अब रिया की 8 जुलाई की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। आज नीलू फिर अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। उसने लिखा कि आज नीलू फिर से अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। उस समय शाम का समय था। मैं अपना गृह कार्य कर रही थी, तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगी? मैं अपना गृह कार्य कर रही थी, होमवर्क कर रही थी, तभी वह मेरे पास आई और मुझसे बोली, दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगी? रिया ने अपने आप को संभलते हुए, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगी? मैंने उसे हिचकिचाकर कहा, बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो, मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। नीलू ने उससे कहा कि बस आप मुझे अपनी जितने भी आपकी पिछली कक्षाओं की किताब है, पुरानी किताबें हैं, वो मुझे आप दे दो, मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। वह किताबें देखकर मैं अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करूंगी। मेरी बस्ती में एक दीदी आती है, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। नीलू ने रिया से कहा कि मेरी बस्ती में एक दीदी आती है, वो हम बच्चों को पढ़ाती है, उन्होंने हमें हिंदी की वर्णमाला भी सिखाया है। धीरे धीरे सब जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द जोड़कर मैं अब पढ़ना भी सीख गई हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा को देखकर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। पहले तो रिया हिचकिचाई, संकोच था उसे किताबें देने में, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके पास जितनी पुरानी किताबें थी वो उसे दे दी। साथ ही यह कोशिश की कि मेरा हाथ उसके हाथ से छू न जाए। कितना रिया को उससे नफरत था। वह साथ जब किताब दे रही थी तो उसने यह कोशिश किया कि दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से छू ना जाए, मतलब स्पर्श ना हो जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन पुराने किताबों को पाकर नीलू बहुत खुश हुई, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब है रिया की 15 जुलाई की डायरी। 15 जुलाई के दिन रिया ने लिखा है, आज तेज बारिश हो रही थी, मुझे तेज बुखार था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे, उन्होंने बहुत सी दवाइयां देते हुए कहा, जल्दी ठीक हो जाओगी।
रिया ने लिखा है 15 जुलाई की डायरी में कि उसे तेज बुखार था। उसके पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। डॉक्टर ने उसे बहुत सारी दवाइयां दी है और उसके जल्दी स्वस्थ होने के लिए भी उसे कहा है। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी, तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। खिड़की से रिया आकाश की तरफ काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी, तो उसी समय उसने देखा कि नीलू उसके घर के अंदर प्रवेश कर रही है, घर के अंदर आ रही है। क्या हुआ दीदी, बीमार हो? उसने उससे पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप बीमार हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, और क्या, तभी तो लेटी हूँ। रिया लिखती कि मैंने नीलू को जवाब दिया कि दिख नहीं रहा है कि बीमार हूँ, तभी तो मैं लेटी हुई हूँ। मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। रिया ने अपना मुंह बनाते हुए नीलू को जवाब दिया कि हाँ, बीमार हूँ, तभी तो लेटी हुई हूँ। नीलू सहम गई और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ी रही। नीलू डर गई रिया की बातों को सुनकर और थोड़ी देर चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और आकाश की ओर देखने लगी। रिया लिखती है कि नीलू की तरफ से मैंने अपनी नजरें हटा ली और आकाश की ओर बादलों को मैं देखने लगी, जहाँ से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थी। नीलू भी कमरे से बाहर चली गई। इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं सोने की कोशिश करने लगी। दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, रिया, दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो। नजरें बचाकर रिया आकाश की तरफ बादलों से नन्ही नन्ही बूंदों को निकलते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद नीलू भी वहां से चली गई। रिया नीलू से किसी भी तरह बचना चाहती थी। उसकी तरफ से उसने नजरें घुमा ली। नीलू वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसके पापा और नितेश भी बाहर किसी काम से गए हुए थे। रिया अब आराम करने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी मम्मी उसके लिए खिचड़ी लेकर आई और उससे कहा कि रिया, अब दवाई खाने का समय हो गया है, तो लो पहले यह खिचड़ी खा लो। तभी अचानक उसकी मम्मी को एक सांप दिखता है। जैसे ही खिचड़ी का प्लेट लेकर आई, कमरे में ही उसकी मम्मी को एक सांप दिखता है। डर के मारे उसकी मम्मी के हाथ पांव फूल गए। मतलब हाथ पांव फूल जाना मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाना। उनके हाथों से खिचड़ी का जो प्लेट था वह भी छूट गया। मैंने देखा कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी और एक ही जगह अपनी आंखें कराए हुए देख रही थी। रिया कहती है कि मैंने देखा कि मम्मी के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मम्मी बिल्कुल घबराई हुई थी, बस एक जगह खड़ी थी और एक ही जगह नजरें टिकाए हुए वह एकटक उस जगह को देख रही थी। मैंने भी जब उस तरफ अपनी नजरें घुमाई तो देखा एक सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था। रिया कहती है कि जब मम्मी जिधर देख रही थी, मैंने जब उधर देखा तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास एक सांप फन उठाकर मेरे बिस्तर के पास ही बैठा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी भी घिघी बंद गई। मतलब बिल्कुल रिया के मुंह से भी बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी, वह घिघियाने लगी। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही पड़े तौलियों को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया। तभी आवाज सुनकर, रिया की घिघी सुनकर नीलू कमरे में आती है और वहां पे एक तौलिया पड़ा होता है। तौलिया लेकर सांप के फन पर वह डाल देती है और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाजें लगाने लगी। नीलू भी चिल्लाने लगी और जोर जोर से आसपास के जो लोग थे उन्हें आवाज लगाने लगी, कहने लगी यहाँ पर बहुत बड़ा सांप है, सांप सांप बचाओ बचाओ। ठीक है, नीलू की आवाज सुनकर उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता वहां आया। सपेरा जो कि सांपों को पकड़ता है, सांप को ढूंढता हुआ वहां पर आ पहुंचा। आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़कर ले गया। जैसे ही नीलू की आवाज सुना उसने, तो आवाज सुनकर वह कमरे के अंदर आया और सांप को पकड़कर ले गया। नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे। मैं कांपते कदमों से नीलू के पास पहुंची और उसको गले लगा लिया। जो रिया उसके हाथ से स्पर्श होने से बचती थी,
उसे देखना नहीं चाहती थी। जब भी वो उसके घर आती थी उससे नजरें बचाना चाहती थी, उसे दीन समझती थी। आज वही रिया नीलू के पास गई और उसे अपने गले से लगा नीलू के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया। रिया लिखती है कि आज नीलू की बहादुरी के कारण जिस नीलू से मैं इतना नफरत करती थी, जिसकी गंदगी और बदबू से मैं नफरत करती थी, आज उसकी आत्मा की शुद्धता को देखकर मुझे उससे मिला दिया। मतलब अंदर से वह कितनी निश्चल है, कितनी अच्छी है, उसे देखकर मैंने नीलू को अपने गले से लगा लिया। ठीक है, तो इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह एक विकलांग लड़की अपने अदम्य साहस से नीलू को सांप से बचाती है। अपने अदम्य साहस से अपने मित्र रिया को उससे बचाती है, उससे दोस्ती करना चाहती है। तो नीलू किस तरह रिया को बचाती है। रिया उससे नफरत करती है, उसे देखना नहीं चाहती है, फिर भी वो उसके पास उसे जाकर उसे देखना और उसे मिलना चाहती है। और आपने ये भी देखा कि जब वह नीलू जब रिया की मदद करती है तो अब उसे वह गंदगी या उसके मैले कुचैले कपड़े भी नहीं दिखते हैं और उसे गले से लगा लेती है। तो आप पूरा पाठ पढ़ेंगे, शब्दार्थ लिखकर कॉपी में पूरा करेंगे। प्रश्न उत्तर जब मैं भेजूंगी तभी से आप पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।